एपिसोड 6। भूपत जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। उसने कोठरी के अंदर वो देखा और सुना था जिसको देखने और सुनने की उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसने दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाया और फिर अंदर दाखिल हो गया। रूबी जल्दी से सीधी होकर सफ पर बैठ गई। वो भूपत को मुश्तबा नजरों से तकने लगी। भूपत ने राइफल जमीन पर रखी और सफ के किनारे आहिस्ता से बैठते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था कि तुम हिंदू औरत नहीं हो। हिंदू औरत में इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो भूपत डाकू को ललकारे। अब सच सच बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आ रही थी, और ये शेर खान कौन है जिससे मिलने के लिए तुम अपने खुदा से दुआ मांग रही थी। रूबी समझ गई कि भूपत ने उसे दुआ मांगते सुन लिया है। इसके बावजूद वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। भूपत का नाम रूबी ने पहले कभी नहीं सुना था। उसे भूपत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे यह भी इल्म नहीं था कि भूपत डाकू बड़े किरदार का मालिक है और हिंदुस्तान की इस वक्त की हुक्मरान कांग्रेस पार्टी का जानी दुश्मन है, और उसने कभी किसी बच्चे और किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। ट्रेन में उसने कांग्रेसी लीडर को महज अजियत देने की खातिर उसकी बच्ची पर राइफल तानी थी। वो उसे मारना नहीं चाहता था। रूबी इस अजीबोगरीब हकीकत से भी बेखबर थी कि भूपत डाकू को इस्लामी कल्चर और इस्लामी तर्ज जिंदगी बहुत अच्छा लगता था। इसी वजह से उसे पाकिस्तान से भी एक तरह का लगाव सा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क था। यहाँ पर हम सामीन को ये जरूर बताना चाहेंगे कि अपने आखिरी दिनों में भूपत डाकू अपनी मर्जी से अपने एक साथी के हमरा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। यहाँ उसने बॉर्डर पुलिस के आगे हथियार डालकर कहा था कि मैं पाकिस्तान में बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चनाचे उस पर कराची में मुकदमा भी चला था और वो कैद काटने के बाद एक पुरअमन जिम्मेदार शहरी बनकर कराची में छोटा मोटा कारोबार करने लगा था। भूपत रूबी के सामने सफ पर आलती पालती मारे बैठा था। राइफल उसकी गोद में थी। सीने पर कारतूसों की बेल्टें क्रॉस की शक्ल में लगी थी। सर पर केसरी पटका बंधा था। मूंछें ऊपर को उठी थी। चेहरे पर मर्दाना वजाहत और खूंखारी थी। रूबी को यह चेहरा अच्छा लगा। उसे ऐसे ही चेहरे पसंद है जिनसे शेरों वाली खूंखारी और शराफत टपकती हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है और ये शेर खान कौन है? रूबी ने उसे कहानी खड़ के सुना दी। मैं मुसलमान हूँ और शेर खान मेरे मंगेतर का नाम है। मैं उससे मिलने दिल्ली जा रही थी कि तुमने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और यहाँ ले आए। भूपत मुस्कुरा कर बोला, मगर तुम जिस गाड़ी में बैठी थी वो तो अहमदाबाद जा रही थी। तब रूबी को एहसास हुआ कि वो गलत ट्रेन में सवार हो गई थी। मगर तुम तो अकेली सफर कर रही थी। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई भाई या मर्द क्यों नहीं था? मुझे अकेले सफर करते हुए कोई डर नहीं लगता। वो तो मैंने देख लिया है। भूपत उठकर बाहर जाने लगा तो रूबी ने कहा, तुमने मुझे किस लिए कैद कर रखा है? मुझे जाने क्यों नहीं देते? अभी रात का वक्त है, सुबह चली जाना। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी कर दूंगा जो तुम्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। रूबी को उसकी बात का यकीन आ गया। दूसरे दिन भूपत ने रूबी को अपने एक डाकू के साथ कर दिया। रूबी घोड़े पर सवार थी। एक डाकू दूसरे घोड़े पर बैठा था। भूपत उसे कह रहा था, इसे रेलवे स्टेशन तक छोड़कर आना, रास्ते में इसकी हिफाजत करना। फिर भूपत ने अपनी वास्कट की जेब से चांदी के रुपयों की थैली निकालकर रूबी की तरफ बढ़ाई। इसमें 100 रुपए हैं, ये अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। दिल्ली का सफर बड़ा लंबा है। ये कहकर भूपत वहां से हट गया। रूबी के दिल में उसके लिए एहतराम का नया जज्बा उभर आया। डाकू ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। रूबी ने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। वो दोनों जंगल में बनी एक पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। दोपहर के वक्त उन्होंने घना जंगल पार कर लिया और एक बड़ी नहर के किनारे आकर डाकू घोड़े से उतर आया। रूबी भी उसके पीछे उतर गई। डाकू ने एक जगह खेस बिछाकर रोटियों का रुमाल खोल के रख दिया और बोला, पहले खाना खा लें, फिर थोड़ी देर आराम करके आगे चलेंगे। अभी और कितनी दूर जाना है? डाकू ने 2 रोटियों पर अचार डालकर रूबी के सामने रखा और बोला, शाम होने से पहले पहले स्टेशन पहुंच जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बिठाकर वापस आऊंगा। रूबी रोटी खाने लगी। खाना खाते हुए रूबी ने महसूस किया कि डाकू कभी कभी उसे अजीब सी नजरों से देख लेता है। पहले तो रूबी ने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन जब एक बार पानी की छागल रूबी की तरफ बढ़ाते हुए डाकू ने जानबूझकर अपना उल्टा हाथ रूबी के रुखसार से मस कर दिया तो वो होशियार हो गई। वो समझ गई कि डाकू की नीयत खराब हो गई है और अब उसके सामने एक इंसान नहीं बल्कि एक जंगली दरिंदा बैठा है, और जंगली दरिंदों की खोपड़ी उड़ाना रूबी को खूब आता था। रूबी ने राइफल पर निगाह डाली। राइफल को डाकू ने पीछे इस तरह रखा हुआ था कि वहां तक रूबी का हाथ नहीं जा सकता था। वो इतना जानता था कि ये लड़की बड़ी दिलेर है और डाकुओं पर भी टूट पड़ने का हौसला रखती है। वो बड़ा मोहतात था, लेकिन उसके दिल को यह भी हौसला था कि आखिर है तो ये एक लड़की ही, कोई हाथी तो नहीं है। उस सुनसान जंगल में उससे वो कितना मुकाबला कर लेगी। वो डाकू भी कुछ कम गरांडील नहीं था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि दोनों एक दूसरे से चौकस हो गए थे। अभी वो अपने जहन में को मंसूबा तैयार कर ही रही थी कि डाकू के हाथ से सबर का दामन छूट गया। जंगली आदमी था, मामले की नजाकत को ना समझ सका और रूबी पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक भी नहीं था।
मगर फिर भी रूबी का हाथ राइफल तक ना पहुंच सका और वो डाकू के बोझ से दूसरी तरफ गिर पड़ी। डाकू ने रूबी को दबोच लिया, लेकिन रूबी बिजली की तरह तड़पकर उसकी गिरफ्त से निकली और एक तरफ को भागी। बदकिस्मती से उसकी साड़ी का पल्लू डाकू के हाथ में आ गया। डाकू वहशी बन चुका था। उसने कहकहा लगाया और बोला, तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकती, फिर खामखा क्यों झगड़ा कर रही हो? सीधी तरह मेरे पास आ जाओ। रूबी ने कोई फरियाद नहीं की। उसका रंग जर्द के बजाय सुर्ख हो गया था, आंखों से शोले बरसने लगे थे। उसने लपक कर डाकू की गर्दन पर इतनी जोर से लात मारी कि वो पीछे की तरफ गिरा, मगर वो फौरन ही उठा और भागती हुई रूबी पर छलांग लगाकर उसे एक बार फिर नीचे गिरा लिया। एन उसी लम्हे जंगल में 303 राइफल का धमाका हुआ। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। रूबी ने देखा डाकू अपने पेट पर दोनों हाथ रखे डगमगा रहा था। फिर एक मर्दाना गरजदार आवाज आई, रत्तू, तू मेरी अमानत में खयानत करने लगा था। रूबी ने पलट कर देखा। दरख्त के पास भूपत खड़ा था। वो राइफल अभी तक उसके हाथ में थी, जिसकी नाली से निकली हुई गोली डाकू के पेट के बाएं जानिब से गुजरकर उसके फेफड़ों के परखच्चे उड़ाती दूसरी तरफ निकल गई थी। डाकू जमीन पर लुढ़क गया। भूपत ने आगे बढ़कर रूबी के सर पे हाथ रखा। ये सांप का बच्चा भी जिंदा है। फिर भूपत की पिस्तौल की नाली का रुख नीम जान डाकू की खोपड़ी की तरफ हो गया। एक बार फिर जंगल में राइफल का धमाका गूंजा और दूसरे ही लम्हे रत्तू की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा उड़ चुका था। रूबी उठ खड़ी हुई। वो भूपत के करीब आ गई। उसने भूपत का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, तुमने मुझे बेटी कहा था। भूपत ने रूबी के सर पे हाथ रखा और बड़े हसरत भरे लहजे में बोला, क्यों, एक डाकू की बेटी नहीं हो सकती क्या? रूबी ने भूपत के हाथ को बेख्तियार चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूपत ने कहा, मैंने तुम्हें इसके साथ भेज तो दिया था, पर मेरे दिल को चैन नहीं आया था। ये नया नया जेल तोड़कर भागा हुआ हमारी टोली में आया था। ना जाने क्यों मुझे चैन नहीं आया और मैं इसके पीछे पीछे चल दिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। यहाँ आकर मैं थोड़ा पीछे रह गया था, पर खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया। इससे तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? रूबी ने नफी में सर हिलाया। मेरी बेटी वाकई शेरनी है, फिर भी तुझे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। दादा, तुम खुदा क्यों कहते हो? हिंदू तो खुदा को भगवान कहते हैं। भूपत हंस पड़ा। मुझे खुदा का नाम बड़ा अच्छा लगता है। जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पिछले जन्म में मुसलमान था और अगले जन्म में मैं किसी मुसलमान के घर ही पैदा होऊंगा। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें खुद स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी? रूबी वहीं दरख्त की छांव में उस खेस पर बैठ गई जहां थोड़ी देर पहले बैठी वो रोटी खा रही थी। भूपत भी उसके करीब आकर बैठ गया। बेटी, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने तुम्हें बेटी कह दिया तो यकीन करो मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी ही समझूंगा। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहती हो? रूबी ने एक ठंडा सांस भरा और शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी उसको सुना दी। आखिर में रूबी बोली, यूं मैं तुम्हारे पास आ गई। अब मेरा कोई राज तुमसे पोशीदा नहीं रहा दादा जान। रूबी, तुम मुझे दादा नहीं बाबा जान कहा करो। मुझे आज तक किसी लड़की ने बाबा जान नहीं कहा। मुझे हसरत ही रही कि कोई मुझे बाबा जान कहे। क्यों नहीं, तुम मेरे बाबा जान ही हो। भूपत ने बेख्तियार रूबी का सर अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल भर आया था। वो रूबी की तरफ देखकर शफकत से मुस्कुराया। बेटी रूबी, एक बात का मुझे बड़ा फख्र है, बल्कि गुरूर है कि मुझे जो बेटी मिली है वो कमजोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, बल्कि एक बहादुर शेरनी है। भूपत डाकू भी एक शेर है। उसकी बेटी ऐसी होनी चाहिए थी। चलो डेरे पर वापस चलते हैं, बाकी बातें वहीं चलकर होंगी। रात होने से पहले पहले वो दोनों डेरे पहुंच गए। उसके दस्ते रात सांवलिया ने लड़की को देखकर ताज्जुब से पूछा, दादा, लड़की को तुम फिर ले आए? रत्तू कहाँ है? भूपत ने घोड़े से उतरकर तमाम डाकुओं की तरफ देखा और अपनी राइफल लहराते हुए बोला, तुम सब कान खोल कर सुन लो। ये लड़की आज से मेरी बेटी है। रत्तू की लाश झलार वाली पहाड़ी के पास पड़ी है। उसने मेरी बेटी पर यानी भूपत की बेटी पर बुरी निगाह डाली थी। उसके साथ ही भूपत ने राइफल की नाल ऊपर की और यके बाद दिगरे 4 फायर कर दिए। जंगल उन धमाकों से गूंज उठा। सारे डाकू लरस कर रह गए। भूपत ने सांवलिया की तरफ देखा और बोला, सांवलिया रे, मेरी बेटी के लिए एक ऐसी बूढ़ी औरत की जरूरत है जो इसकी सब बातों का ख्याल रख सके, पर मैंने तो सारी उम्र शादी नहीं की, इसके लिए माँ कहाँ से लाऊं? सांवलिया कहने लगा, दादा तुम फिक्र ना करो, ये अब हमारी भी बेटी है। मैं इसकी खबरगिरी के लिए अपनी बड़ी मौसी को ले आऊंगा। वो बेवा है और घर में अकेली रहती है। रूबी ने भूपत का हाथ थाम लिया। बाबा जान, मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप तकलीफ ना करें। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, भूपत ने सर झुकाते हुए कहा। वो रात गुजर गई। दूसरे रोज दिन निकलते ही भूपत ने रूबी के लिए नई साड़ी और चप्पल और दूसरा सामान लाने के लिए एक आदमी को खास तौर पर शहर रवाना कर दिया। दोपहर को वह कटेची के इस घोड़े पर रखे वापस आया। रूबी नए कपड़ों, जूती, कंघी और नील पॉलिश देखकर बहुत खुश हुई। रूबी वो सामान देखकर खुश हो गई। भूपत ने कहा,
तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो सावलिया को बता दिया करो, वो सारी चीज़ें मैं मंगवा दूंगा। मगर रूबी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत थी तो सिर्फ ये कि किसी तरह वो शेर खान को पुलिस की कैद से निकालकर पाकिस्तान चली जाए। ये बात उसने भूपत को भी बता दी थी, जिसके जवाब में उसने कहा था कि डेरे पर चलकर बात करेंगे। पर डेरे पर आए 2 दिन गुजर गए थे और भूपत ने शेर खान के बारे में रूबी से कोई बात नहीं की थी। तीसरे दिन शाम को रूबी भूपत के पास आई। रूबी को देखकर वो संभल कर बैठ गया। आओ बैठो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? बाबा जान, मैं शेर खान को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। तुम सिर्फ इतना करो बाबा कि मुझे दिल्ली पहुंचा दो। मैं वहां जाकर शेर खान को निकलवाने का कोई मंसूबा बनाऊंगी। भूपत शफकत भरे लहजे में बोला, बेटी, तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुमको कल मिल जाएगा। दूसरे दिन दोपहर का खाना खाने के बाद रूबी नदी किनारे शेर खान के ख्यालों में उदास बैठी थी। भूपत अपनी कोठरी में शायद आराम कर रहा था कि एक घुड़सवार आकर दरख्तों के पास रुका। डाकुओं ने उसे घेर लिया। वो उनका साथी था। उसने पूछा, भूपत दादा कहाँ हैं? उसकी आवाज सुनकर भूपत कोठरी से बाहर निकल आया। वीरम, तुम आ गए? क्या खबर लाए हो? आओ अंदर आ जाओ। रूबी ने देखा कि घुड़सवार भूपत दादा के साथ उसकी कोठरी में दाखिल हो गया और दोनों देर तक अंदर ना जाने क्या बातें करते रहे। रूबी को कोई खबर नहीं थी कि भूपत डाकू ने 2 रोज पहले अपने खास आदमी वीरम को शेर खान का पक्का सुराग लगाने के लिए भेज दिया था। काफी देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला। भूपत ने वीरम को अपने आदमियों के पास भेजा और खुद रूबी के पास आ गया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो कोई दिलचस्प बात बताने वाला हो। बेटी, शेर खान का पता चल गया है। रूबी मारे खुशी को उछल पड़ी। सच बाबा जान, कहाँ है वो? पुलिस शेर खान को जोधपुर से गिरफ्तार करके यहाँ लाई थी। जब तुम खाना बदोशों के साथ बदकिरदार राणा जयसिंह के गांव में थी तो पुलिस शेर खान को उदयपुर से निकालकर चित्तौड़गढ़ और उसके बाद रतलाम ले गई। अब शेर खान रतलाम की एक जेल में कैद है, जहां एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से उसकी कड़ी निगरानी हो रही है और उससे पूछगछ भी जारी है। पुलिस ने उसे ज्यादा मारा पीटा तो नहीं? रूबी ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अरे, तू तो भूपत की शेरनी बेटी है, तुझको रोना नहीं चाहिए। तू घबराती क्यों है? तेरा बाबा शेर खान को शेर के मुंह से भी निकाल कर ले आएगा। वीरम पूरी खबर लाया है। उसने मुझे सारा नक्शा समझा दिया है। रतलाम का वो जेल खाना मेरा देखा हुआ है। मैं शेर खान को वहां से निकालकर तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा। अब खुश हो जाओ। रूबी ने आंखें बंद कर ली। भूपत उठकर सांवलिया के पास चला आया। रूबी समझ गई कि भूपत शेर खान को निकाल कर लाने के लिए किसी मंसूबे पर सांवलिया से मशवरा करने गया है। वो दिल में बड़ी खुश हुई और खुदा से उस मंसूबे की कामयाबी की दुआ करने लगी। भूपत चाय पी रहा था और सांवलिया कह रहा था, रतलाम जाने का एक रास्ता तो यह है कि हम खेदा रेलवे स्टेशन से रात की गाड़ी पकड़ें, वहां से वधूरधा पहुंचे, वधूरधा से गट्टूधार और बांसवाड़ा से होते हुए हम रतलाम पहुंच जाएं, और दूसरा रास्ता पंचमहल के घने जंगलों से होकर रतलाम को जाता है। तुम सारे रास्तों को अच्छी तरह जानते हो दादा, हम कई बार पंचमहल के जंगलों से गुजरे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? सांवलिया ने अपनी राय दी। जंगल का रास्ता लंबा है, हमें कुछ नहीं तो 3 दिन जरूर लग जाएंगे। फिर यह भी खतरा है कि रास्ते में पुलिस पार्टी से आमना सामना हो जाए, क्योंकि वो हमारी तलाश में पंचमहल के जंगल में कई जगह मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल है हमें रेलगाड़ी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रात के 9 बजे अहमदाबाद से रतलाम तक एक डाक गाड़ी चलती है। हमें खेदा स्टेशन पर वो 10 बजे रात को मिल जाएगी। ये गाड़ी हमें सुबह होने से पहले रतलाम पहुंचा देगी। भूपत ने कहा, रतलाम में कांतीलाल को खबर कर दी थी? हाँ, वीरम आती दफा से कह आया था कि दादा कल या परसों किसी वक्त अपने आदमियों के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है सांवलिया, हम रतलाम जाने के लिए कल रात वाली गाड़ी पकड़ेंगे। तुम बाकी सारी तैयारी कर लो। अपना असलाह हम साथ लेकर जाएंगे। वहां फालतू असलहे की जरूरत पड़ी तो कांतीलाल इसका इंतजाम कर देगा। ये कहकर भूपत नदी पर नहाने चल दिया। दूसरे दिन जब रूबी को पता चला कि शेर खान को छुड़ाने के लिए भूपत अपनी पार्टी को लेकर रात को जा रहा है तो वो उसके पास आई और बोली, बाबा जान, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, ये तुम्हारा काम नहीं है। जब तक तेरा बाबा जिंदा है तुझे कोई फिक्र करनी नहीं चाहिए। मगर बाबा जान, तुम शेर खान को पहचानोगे कैसे? तुम में से तो किसी ने भी उसको नहीं देखा। हमें पता चल जाएगा बेटी, तुम घबराओ मत, हम शेर खान ही को लेकर वापस आएंगे। तुम आराम से डेरे पर रहो। भूपत ने रूबी को तसल्ली दी। भूपत डाकू इन जंगलों में चैन से नहीं बैठा था। उसके पीछे भी गुजरात जिला की पुलिस लगी हुई थी। भूपत ने चारों तरफ अपने मुखबिर छोड़ रखे थे, जो पुलिस पार्टी के पहुंचने से पहले उसे इत्तला पहुंचा देते थे और वो अपना ठिकाना बदल लेता था। हफ्ते में एक बार वो कोई न कोई भयानक किस्म का डाका जरूर मारता था, जिसमें 5 आदमियों को जरूर वो मौत की नींद सुला आता था। उसका ये मामूल था कि वो बड़े बड़े सेठों और कांग्रेसी लालाओं का माल लूटता। अगर कोई मजाहमत करता तो उसको वहीं भून कर रख देता। वापसी पर वो जिस गांव से गुजरता, लूटे हुए माल की काफी रकम वहां के गरीबों में तकसीम कर देता।
यही वजह थी कि सारे इलाके में करीब किसान और मजदूर लोग भूपत से मोहब्बत करते थे और पुलिस पार्टी को बिल्कुल नहीं बताते थे कि इधर से निकलकर भूपत किधर गया है। भूपत ने अपने साथ अपने दस्तेराज सांवलिया के अलावा वीरम और भाभा को भी लिया। वीरम ने वो जगह देख रखी थी जहाँ शेर खान कैद में पड़ा था। भाभा भूपत का वफादार और दिलेर साथी था और सीधी से सीधी दीवार पर कमंद फेंकने में बड़ा माहिर था। ये कुल 4 डाकू तैयार हो गए, भूपत, वीरम, सांवलिया और भाभा। पीछे भूपत ने रांची को डेरे का सरदार बनाया और उसे खास हिदायत की कि वो उसकी बेटी रूबी का ख्याल रखे और अगर पुलिस पार्टी ने छापा मारा तो उसका मुकाबला करे। अगर पुलिस की नफरी ज्यादा हो तो वहां से अपने आदमियों को निकालकर धार के जंगल में सीताखंड वाली रख में जाकर छुप जाए। भूपत ने एक भी राइफल साथ ना ली, उसके बजाय हर एक को एक एक रिवॉल्वर और एक एक गरारीदार चाकू दे दिया। सब ने कपड़े की लंबी सी गथली बनाकर उसमें गोलियां भरी और उसे अपनी अपनी कमर के साथ बांध लिया। भूपत ने कुछ इंडियन करेंसी नोट भी अपने पास रख लिए। शाम के वक्त उन्होंने गुजरात काठियावाड़ के आम देहातियों जैसा हुलिया बनाया और अपनी खतरनाक मुहिम पर रवाना हो गए। जाने से पहले भूपत रूबी के पास गया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, बेटी, अगर मैं वापस ना आए तो अपने खुदा से कहकर मेरी आत्मा को बख्शवा देना। मैंने आज तक किसी बुत की पूजा नहीं की। इससे पहले कि रूबी को जवाब देती, भूपत वहां से चला गया। भूपत के साथी बलताम के जंगल में डेरा डाले थे। यहाँ से उन्हें खेदा रेलवे स्टेशन जाना था। ये लोग जंगल के तमाम रास्तों से वाकिफ थे। उनमें वो रास्ते भी थे जहाँ देहाती लोग दिन के वक्त रेड़ों पर गुजरते थे और वो खतरनाक रास्ते भी थे जिस तरफ पुलिस पार्टी भी रुख करते हुए घबराती थी। भूपत ने ऐसे ही खतरनाक खुफिया रास्ते को चुना और ये लोग घोड़े दौड़ाते वक्त से आधा घंटा पहले ही रेलवे स्टेशन के कुर्बो जवार में पहुंच गए, जहाँ जंगल की हद खत्म होती थी। भूपत और उसके साथी वहां घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने घोड़ों को वापस भगाया और खुद रात के अंधेरे में जंगल की सरहद से निकलकर जवार के खेत में निकल आए। खेदा स्टेशन की रोशनियां बिल्कुल सामने थी। भूपत और उसके साथियों ने देहातियों जैसा हुलिया बना रखा था। सांवलिया ने सर पर एक पोटली उठा रखी थी जिसमें 10-12 रोटियां और अचार था। खेदा गुजरात काठियावाड़ में अहमदाबाद से भरूच और आगे बम्बई जाते हुए दूसरा बड़ा स्टेशन था। शहर भी काफी बारौनक था। स्टेशन के दाएं बाएं काफी इमारतों में रोशनियां हो रही थीं। सड़कों पर अभी ट्रैफिक जारी था। डाकुओं की टोली देहातियों के भेस में खेतों से निकलकर एक पगडंडी पर चलती स्टेशन में आई और गेट के एक तरफ होकर बैठ गई। जिस तरह रात के वक्त ऐसी जगहों पर पुलिस कांस्टेबल हुआ ही करते हैं, वैसे यहाँ भी इधर उधर कोई कांस्टेबल चलता फिरता दिखाई दे जाता था। मगर भूपत को उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आज तक किसी कांस्टेबल ने भूपत की शक्ल नहीं देखी थी। जिसने भी भूपत की शक्ल देखी, उस बदकिस्मत को भूपत ने वहीं भून डाला था। भूपत ने सांवलिया से कहा, जाओ जाकर रतलाम तक के 3rd क्लास के 4 टिकट ले आओ। ये भी देख लेना कि यहाँ कोई पुलिस पार्टी तो साथ नहीं जा रही। सांवलिया चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसने रेलगाड़ी का एक एक टिकट सबको दिया और भूपत के पास बैठते हुए आहिस्ता से बोला, गाड़ी आधा घंटा लेट है। पुलिस पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दी। क्या आधा घंटा हम इसी जगह पर पड़े रहेंगे? हाँ, वेटिंग रूम में जाना ठीक नहीं है। प्लेटफॉर्म पर भी हम नजरों में आ सकते हैं। यहीं पड़े रहते हैं। ये लोग स्टेशन के गेट से बाएं जानिब सीढ़ियों में बैठे थे, जहां कुछ फासले पर टैक्सी और रिक्शा स्टैंड थे। खैरियत गुजरे के किसी को उन लोगों पर शक न हुआ। दूर से रेल के इंजन की आवाज सुनाई दी तो भूपत ने सांवलिया, वीरम और भाभा की तरफ देखा और इशारा किया। वो बड़े आराम से उठे और गेट की तरफ बढ़े। प्लेटफॉर्म वाले गेट पर एक टिकट चेकर खड़ा था। सांवलिया ने उसको चारों टिकट देकर चेक कराए और देहाती लहजे में टिकट बाबू से पूछा कि गाड़ी धारा कितने बजे पहुंचेगी। धारा या विधारा वहां से आगे तीसरा बड़ा शहर था। सांवलिया टिकट बाबू को यह तासुर देना चाहता था कि वो धारा जा रहे हैं। उसने उन देहातियों में कोई दिलचस्पी ना ली और उन्हें आगे करते हुए बोला, आगे चलो। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। मुसाफिरों में शोर समझ गया। वो तमाम डाकू 3rd क्लास के एक ऐसे डब्बे में घुस गए जो देहाती मुसाफिरों से भरा पड़ा था। ट्रेन चली और किसी जगह रुके बगैर 1.25 घंटे में विधारा पहुंच गई। बम्बई अहमदाबाद लाइन पर यह बरोड़ा का एक गुंजान आबाद शहर है, जबकि इसका पहला नाम बरोडा ही था। फिर इसे वरोधा में तब्दील कर दिया गया। ये बरोडा रियासत का किसी जमाने में सदर मकाम भी था। भूपत और उसके साथी डब्बे में ही बैठे रहे। यहाँ गाड़ी 20 मिनट तक रुकी, क्योंकि उसमें डाक की बोरियां लादी जा रही थीं। खुदा खुदा करके इंजन ने सीटी बजाई। उन लोगों ने सुख का सांस लिया। आगे सफर लंबा था। उसके बाद रतलाम ही बड़ा शहर आता था। चनाचा डाकगाड़ी ने स्टेशन से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली। भूपत ने सांवलिया से कहा, तुम लोग थोड़ी देर आंख लगा लो, मैं जाग रहा हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि हमें नींद नहीं आ रही। लेकिन जब गाड़ी बरोडा शहर से काफी आगे निकल गई तो डब्बे के हिचकोलों और पहियों की खास ताल पर निकलती आवाज ने उन पर गुनूद की तारी कर दी और वो दीवार के साथ लगकर बैठे बैठे सो गए। गाड़ी जब रतलाम पहुंची तो दिन का उजाला चारों तरफ फैल रहा था। आधा घंटा लेट होने की वजह से गाड़ी यहाँ सुबह होने के बाद पहुंची थी। कांतिलाल के अड्डे का उन चारों को इल्म था। चनाचे यहाँ से वो अलग अलग हो गए। बाहर रिक्शा, टैक्सियां और लोगों की मोटर गाड़ियां खड़ी थी। लोग अपने अपने कारोबार पर जा रहे थे।
सड़कों पर ट्रैफिक शुरू हो गया था। भूपत स्टेशन से निकलते ही बाएं जानिब हो गया। यहाँ से उसने एक नाला पार किया और खेतों में से होता हुआ लारियों के अड्डे के करीब से गुजरने के बाद एक कच्चे रास्ते पर चलने लगा, जिसकी दोनों जानिब खेत और आम के बाग थे। जहाँ ये बाग खत्म होते थे वहां से एक छोटी सी पगडंडी रेलवे कॉलोनी की तरफ चली गई थी। उस कॉलोनी के पीछे काली का पुराना मंदिर था। मंदिर के अकब में थोड़े फासले पर शमशान भूमि थी। उस शमशान के पहलू में एक कोठरी में कांतीलाल रहता था। कांतीलाल यहाँ मंशियात का नाजायज धंधा करता था। इलाके की पुलिस का उसने महाना बांध रखा था और चंद गुंडे भी पाल रखे थे, जिसकी वजह से कोई उस पर हाथ नहीं डालता था। कभी वो भूपत के गिरोह में शामिल हुआ करता था, मगर उम्र ज्यादा होने और बीमार रहने की वजह से उसने भूपत की इजाजत से उसका गिरोह छोड़ दिया था और अपने आबाई शहर रतलाम में मंशियात का धंधा शुरू कर दिया था। आज तक भूपत के बारे में उसने जुबान नहीं खोली थी और अपने करीबी से करीबी दोस्त को भी उसने नहीं बताया था कि वो कभी भूपत के साथ मिलकर टाके भी मारा करता था।